Hello बच्चों, I welcomes you all on the behalf of IIT Ashram and Doctors Ashram. Myself Ambika and I am a biology faculty. और आज हम देखने वाले हैं खोज के सॉल्यूशंस। आपने खोज एग्ज़ाम दिया होगा तो जल्दी से एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और देखते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस सही से किए हैं एंड होप यू विल डू गुड एंड यू विल गेट अ गुड scholarship and you also identify the level of your studies whatever you are doing that you are at that level that obviously your parents and you need। ठीक है जी, तो हम शुरू करते हैं। देखना कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कैसे सॉल्व करने हैं। और चलिए मान लीजिए आपने अच्छे से सॉल्व किए भी हैं पर ऐसे ही कर दिए या आपको उनको सॉल्व करने का अप्रोच एकदम से ठीक था। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच डिजीज इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट, है ना। मच्छर काटते हैं ना, तो मच्छर काटते हैं तो मच्छर क्या हर मच्छर के काटने से बीमारी होती है? पहले हम देखते हैं कि वो बीमारी कौन सी है ना। तो सबसे पहले देखते हैं, टाइफाइड नहीं है बेटा, है ना, ये तो साल्मोनेला टाइफी से होती है। ट्यूबरकुलोसिस जिसे टीबी बोलते हैं, ये वो भी नहीं है क्योंकि ये माइकोबैक्टीरियम से होती है। फिर अब दो बचते हैं, मलेरिया और कोई भी नहीं है, तो दोनों ही हो सकते हैं यहाँ पर यहाँ आंसर है क्या इसका? मलेरिया। ठीक है, तो काटने से, मच्छर के काटने से कौन सी डिजीज हो रही है बेटा? मच्छर के काटने से क्या हो रहा है? मलेरिया हो रहा है ना। ठीक है, तो ये तो हमको पता पड़ गया कि मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी हो रही है। मच्छर के काटने से मलेरिया हो रहा है। तो क्या हर मच्छर के काटने से मलेरिया होता है? वैसे तो आपको ये हो सकता है आपने पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा हो, पर कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ा है तो भी मैं आपको बता देती हूँ कि हर मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता है। वहाँ पर स्पेसिफिकली फीमेल एनोफ्लीज के बाइट करने से इसका ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, और हर मच्छर नहीं काटता। जब बहुत ज़्यादा लोगों को मलेरिया होता है उसका मतलब होता है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं क्रॉस इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया बेटा? मलेरिया। तो मॉस्किटो बाइट से क्या हो रहा है? मलेरिया। ये सबको पता होगा, है ना, इतना टफ नहीं था ये। नेक्स्ट इज व्हाई डू फार्मर्स स्टोर सीड्स? देखो बेटा, ये एक क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पर जो सारे ऑप्शंस है ना, वो अगर अकेले अकेले दिए गए होते बहुत सारी दूसरी चीज़ों के साथ में तो वो सही हो सकते थे, है ना। पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पर सब कुछ बहुत सिमिलर है लेकिन उसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर उस कंडीशन में क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, जैसे टू ईट देम, अगर हम हर सिनेरियो में देखें, अगर यहाँ पर केवल टू ईट देम होता और ये सारे ऑप्शंस ना होके कुछ अलग टाइप के ऑप्शंस होते जो इससे मैच नहीं करते, तो हाँ ये सही हो सकता था क्योंकि फार्मर अपने लिए भी खाने के लिए फूड को स्टोर करता है। ठीक है, टू सेल देम, हाँ भाई अभी स्टोर कर लिया और बाद में उसको सेल कर दिया, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट सीजन में प्लांट करने के लिए तो रखते ही है। क्यों? क्योंकि अगर अच्छी क्वालिटी का सीड है आपने रखा है तो नेक्स्ट ईयर आपको उसे मार्केट से नहीं लेना पड़ेगा और अब अपने ही सीड को आगे स्टोर करके रखेंगे, यूज करेंगे, देन यू विल हैव अ क्रॉप, गुड क्रॉप इन नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड टू कुक फूड, बिल्कुल, अगर कोई सीड है जिनको हम रख रहे हैं तो उनको हम कुक भी कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे तो देखें तो यहाँ पर जो सारे ऑप्शंस हैं वो कहीं ना कहीं अपनी एग्जिस्टेंस को शो कर रहे हैं। पर इस समय पे जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है वो आंसर है बेटा टू प्लांट इन द नेक्स्ट सीजन। सो आंसर सी। क्यों है ये? देखिए, कोई भी फार्मर जो फार्मिंग करता है और उसके पास अच्छी क्वालिटी का सीड है बच्चे, है ना, तो वो क्या करेगा? वो ऑब्वियसली उस सीड को अपने पास स्टोर करेगा सो दैट नेक्स्ट ईयर उसको उस सीड को बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ आया? तो यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो आपका ऑप्शन सी है। पर अगर ऑप्शन
एक एक इंडिविजुअल ऑप्शन होता बेटा तो वो भी आप कोरिलेट करके देखिएगा दूसरी जगहों पर सही हो सकता था। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कोई एक ऐसा ऑप्शन दिया हो और नन लिख दे तो आप सोचो कि नहीं रिलेवेंट नहीं है, हमने ऐसा पढ़ा था तो नन ही होना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने क्वेश्चन पढ़ना है एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड कि उसका आंसर क्या हो सकता है। इसलिए मैंने आपको सारे ऑप्शंस पढ़कर और बताए हैं कि हाँ ये ऑप्शन हो सकते हैं, पर ये हम इसलिए करेंगे क्योंकि अगर कोई भी अच्छी चीज़ हमारे पास में है तो हम अपनी चीज़ को स्टोर करेंगे जिससे कि हमारे को नेक्स्ट ईयर खरीदने के लिए उसको एक्सेस अमाउंट नहीं देना पड़ेगा बिकॉज वी हैव। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर इसका क्या होने वाला है, टू प्लांट इन द नेक्स्ट सीजन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट आर होम्स टू। फॉरेस्ट किसके लिए घर होता है भाई, सबके लिए होता है। वहाँ पर प्लांट्स भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, फिर कुछ ट्राइब्स भी रहते हैं, फिर वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं। मतलब अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट इटसेल्फ इंडिकेट्स कि वहाँ पर हमें हर तरीके का फौना फ्लोरा वेजिटेशन सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। होप मैंने आपको जो बोला उससे आपने आंसर अभी तक आइडेंटिफाई कर लिया होगा। केवल एनिमल ओनली, नहीं भाई ऐसा नहीं है, केवल एनिमल्स नहीं होते हैं, है ना, केवल एनिमल नहीं होंगे। केवल पेड़ होंगे, नहीं ऐसा भी नहीं है कि केवल पेड़ होंगे। केवल बर्ड्स होंगी, नहीं, मैंने बोला सबके लिए, है ना, सब रहते हैं वहाँ पर। तो क्या होगा, ट्राइबल्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो फॉरेस्ट किसके लिए घर है, फॉरेस्ट जो ट्राइब्स हैं। देखिए हम और आप तो फॉरेस्ट में नहीं रह पाएंगे, ना रहने जा पाएंगे क्योंकि वहाँ पर सर्वाइवल इतना इजी नहीं होता, पर ट्राइब्स वहीं पर रह रहे होते हैं शुरू से, सो दे कैन लिव देयर इजीली, है ना। तो अब यहाँ पर हम देखें कि कौन कौन रह सकता है, किस किस के लिए घर है। तो इन एनिमल ट्राइब्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, इनके लिए घर है। तो सब जगह ओनली लगा हुआ है ना, केवल यही रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, केवल वो नहीं रहेंगे, सारे लोग वहाँ पर, एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं और ट्राइब्स हैं, सारे लोगों के लिए फॉरेस्ट क्या होता है बेटा, घर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, हनी बीज मेक हनी फ्रॉम, है ना। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि किससे बनाते हैं, आपको पता होगा। हनी बीज किससे बनाते हैं, नेक्टर को यूज़ करते हैं बेटा, है ना। क्या करते हैं, नेक्टर को यूज़ करते हैं और फिर उससे वो उसको कन्वर्ट करते हैं हनी में। ठीक है, ये तो बहुत इजी सा था, ऑप्शन बी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बी कीपिंग। ये भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। बी कीपिंग इज ऑल्सो नोन एज, हाँ अब देखिए हनी बी जो है वो क्या बना रही है, हनी का प्रोडक्शन कर रही है, नेक्टर को कलेक्ट कर रही है, फिर उसको कन्वर्ट कर रही है, वो जहाँ रहती है उसके घर को हम बी हाइव बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ते हैं थोड़ी थोड़ी, पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, पर्टिकुलर टर्म हम क्या यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये जो सारा प्रोसेस होता है ना बेटा, सारा प्रोसेस जिसके अंदर वो ये सारे काम अलग अलग हम पढ़ते हैं या हम डिफाइन करते हैं कि इसका पर्टिकुलर फंक्शन ये है, पर्टिकुलर फंक्शन ये है, तो इस सारी प्रोसेस को भी एक नाम दिया गया है और वो नाम है बेटा क्या, एपीकल्चर। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, एपीकल्चर। बाकी सारी जो चीज़ें हैं ये दूसरी चीज़ों से रिलेटेड है। जैसे अगर आप एग्रीकल्चर बोलो तो आपको पता है हम फार्मिंग की बात कर रहे हैं, चाहे हम एनिमल फार्मिंग की करें या हम बात कर रहे हैं नॉर्मल जो हम क्रॉपिंग करते हैं। ठीक है, फिर हॉर्टिकल्चर है, स्पेसिफिकली कुछ फ्रूट्स और प्लांट्स के लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से टर्म हम अलग अलग यूज़ करते हैं। तो अगर हनी बी के बारे में बात करेंगे तो जो आंसर होगा इसका बी कीपिंग का वो क्या होगा बेटा, एपीकल्चर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 50% सॉल्व हो गया। विच क्रॉप्स वॉर शोन ग्रोन इन वसावास फार्म। बेटा ये ना एक चैप्टर है एनसीईआरटी में वसावास फार्म करके। ठीक है, तो उनके फार्म में एक स्पेसिफिक टाइप का जो क्रॉप थी वो ग्रो की जाती थी। तो वो स्पेसिफिक क्रॉप का जो आंसर है वो है जवार। ठीक है, क्या ग्रो कर रहे हैं वो अपने फार्म में, जवार को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि स्पेसिफिक जो क्रॉप है वहाँ पे ग्रो की जा रही है वो कौन सी क्रॉप है वसावास के फार्म में, वो है बेटा जवार। सो आंसर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दीज हेल्प्स इन डाइजेशन।
हाँ, अब हम जो डाइजेशन तो पहले आपको समझ में आता है क्या है, हम जो भी फूड खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो रहा है और डाइजेस्ट होके वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब वो एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, फिर वो हमारे, आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, प्रोडक्टिव फूड होते हैं। तो वो जो हम खा रहे हैं उनका डाइजेशन करने में हमें कौन कौन हेल्प करता है। वैसे तो हमारा पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ते हैं, हर पार्ट का अलग फंक्शन है, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं और उसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, ठीक है। जैसे ईयर्स, नहीं बेटा ईयर्स तो सुनने के काम आता है ना, ईयर्स किसके काम आता है, हम सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं, ठीक है। स्किन, स्किन भी नहीं है, ठीक है। स्टमक, बिल्कुल जी स्टमक इसका आंसर होगा, क्यों होगा, क्योंकि आईज इसका आंसर नहीं है, नहीं है ना, तो आईज भी नहीं है, ठीक है, स्किन भी नहीं है और ईयर भी नहीं है। सो राइट आंसर इज व्हाट, स्टमक। स्टमक हेल्प इन दी डाइजेशन। स्टमक किस में हेल्प करता है बेटा, डाइजेशन में हेल्प करता है। तो जो भी हम, मैं, आप, सारे लोग, हम जो भी खा रहे हैं तो उसमें जो डाइजेशन में यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कौन हेल्प कर रहा है हमको, स्टमक हेल्प कर रहा है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बी है, वैसे मैं टिक करती जा रही हूँ लेकिन फिर भी, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन एंड रीजन। अब देखो बेटा, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बच्चों को पढ़ने होते हैं और कई बार बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ने की वजह से वो राइट आंसर उनको आता है तो भी नहीं सही उसको करेक्ट कर पाते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, धीरे धीरे पढ़िए आराम से। तो पहला क्या है, ए क्या है, तो हम यहाँ पर लिखते चलेंगे ए, हमें ट्रू फॉल्स और एक्सप्लेनेशन ये सब देखना है ना। तो असर्शन रीजन हम ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप पढ़िए, सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड। मतलब जो सीड्स हैं वो हवा से डिस्पर्सल हो रहे हैं, फैल रहे हैं ना, हवा से जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, डिस्पर्स्ड बाय विंड। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्या ऐसा होता है, क्या कोई सीड हवा से उड़ के जा सकता है, हाँ जी बिल्कुल जा सकता है ना। तो जो सीड जा सकते हैं, जैसे कॉटन का सीड है वो हवा से उड़ के चला जाएगा, लाइट वेटेड है, उनके ऊपर कुछ फीदर लाइक या कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से वो उड़कर जा सकते हैं। तो उसके लिए अब तो आपका क्या हो गया बेटा, सम सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर डिस्प्लेड बाय विंड। तो क्या हुआ, हाँ जा सकते हैं, हमको पता है जा सकते हैं, सो इट इज ट्रू। क्या हो गया बेटा, ट्रू हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा, हम रीजन देखते हैं कि क्या रीजन सही दिया हुआ है। These seeds are usually heavy, ये हमको अंडरस्टैंड करना है, and have no special structures। अभी मैंने आपको उसके पहले क्या बताया कि हाँ कुछ ऐसे फीडर लाइक या कुछ फाइबर लाइक कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं, लाइट वेटेड हैं, जो इजीली हवा से उड़कर जा सकते हैं। तो अब इन्होंने रीज़न क्या दिया, इसलिए ऐसा होता है, इनका मानना ये है कि इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वो यूजुअली हैवी होते हैं और उनके पास कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होता। तो क्या ये पॉसिबल है ना। अब जैसे हमारे घर में जितने भी, जैसे आप स्प्राउट्स खाते हैं तो चना होता है, चना को आप सोक्ड कर देते हो, वो हैवी है, उसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है कि उड़ने जैसा है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, तो वो उड़ के जा ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए जिसकी वजह से वो जा पाए, उड़ पाए, है ना। तो क्या हो गया, तो ये तो गलत हो गया, बिकॉज दीज सीड्स आर यूजुअली हैवी होंगे तो उड़ने में वैसे ही दिक्कत होगी, और स्पेशल कैरेक्टर है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया बेटा फॉल्स, ठीक है। अब ये एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो क्या हो गया, अब ऑप्शन में क्या दिया है, बोथ ए एंड आर ट्रू। तो पहली बात तो ये यहीं पर गलत हो गया क्योंकि दोनों सही है नहीं, हमने पहले ही लिख लिए है ना, दोनों सही नहीं है। दूसरा क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू, ये भी यही गलत हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास तो आंसर हमने पहले से हमारा बना के रखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो हमने यहाँ पर करके रखा हुआ है ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, सी, ठीक है। तो जब भी आपने कभी इस तरीके का क्वेश्चन कोई सॉल्व करना है तो पहले आप एक स्टेटमेंट पढ़ें, उस स्टेटमेंट का आंसर आपको जो लग रहा है आप उसको लिख लीजिए, फिर आप उसका रीज़न पढ़ें, फिर रीज़न पढ़ने के बाद आप देखिए कि क्या दोनों सही है, दोनों सही हो सकते हैं और उनका राइट एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है। तो जब आप बहुत डीपली अपनी बुक को पढ़ेंगे ना, चैप्टर्स को पढ़ेंगे, तब आप आंसर आराम से कर पाएंगे। सो आंसर इज सी। चलते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? रीड द स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस। द करेक्ट है ना, आइडेंटिफाई करना। देखो मैं पहले भी कुछ वीडियोस हमने बनाए हैं तो हम बोलते हैं वहाँ पर कि आपने सबसे ज़्यादा अच्छे से क्या पढ़ना है। जैसे ये करेक्ट लिखा हुआ है बेटा, है ना, अगर ये होता इनकरेक्ट तो आपको ये जो इन है ना इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, या आपको अगर होता कि नॉट करेक्ट तो ये भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि बच्चे जल्दी जल्दी में ये नहीं पढ़ते हैं और इसी की वजह से उनका आंसर हो जाता है गलत। ऑल्दो हमारे पास ये ऑप्शन अभी यहाँ पर नहीं है क्योंकि हमें करेक्ट ही देखना है। तो देखते हैं करेक्ट क्या है। करेक्ट में पहला, मॉस्किटोज कैन फाइंड अस बाय द स्मेल ऑफ आवर बॉडी। जी हाँ, बिल्कुल, मॉस्किटोज हमें हमारे बॉडी के स्मेल से आइडेंटिफाई करते हैं कि हम कहाँ पर बैठे हैं और वहीं पे काटने के लिए आ जाते हैं। तो ये तो हमारा सही है बेटा, है ना। अब ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ ऑप्शन दिए हैं, एक भी सही हो सकता है और एक से ज़्यादा भी सही हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, एनिमल्स विद गुड हियरिंग कैन स्लीप विद ईयर क्लोज। क्या कान बंद करके सो जाए, है ना, हमको सुनाई नहीं देने वाला, ऐसा हो सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमने कान बंद कर दिया और हम आराम से सो रहे हैं। अगर शोर हो रहा है तो थोड़ा बहुत शोर हमको पता पड़ता ही रहता है। तो ये नहीं होगा बेटा, ये हो जाएगा गलत, ठीक है। थर्ड इज एंट लीव्स अ स्मेल ट्रेल्स टू हेल्प अदर एंड्स टू फाइंड। है ना, आपने देखा होगा जैसे एक कुछ ऐसे छोटी सी बना देती हूँ मैं चींटी, है ना, ये चींटी चल रही है, फिर एक और चींटी आ गई, है ना, ऐसी होती नहीं है ऑल दो, पर मैं बता रही हूँ, ठीक है। दूर से देखोगे तो ऐसी दिखाई देगी, एक के पीछे एक चींटी चल रही होती है, एक चींटी फिर पीछे चींटी फिर पीछे चींटी फिर पीछे। ऐसा क्यों होता है? वो बोल के बता तो नहीं पाती उसको कि मैं इधर जा रही हूँ, भाई आजा, अपन लोग साथ में चलते हैं घूमने के लिए या कुछ खाने के लिए। ऐसा नहीं होता है ना। तो ये नहीं, पर कुछ तो होगा ऐसा, है ना, कुछ तो होगा जिसकी वजह से जो चींटियां हैं वो एक दूसरे के पीछे जाती हैं। वो मैं आपको बताती हूँ, पहले हम आंसर देख लेते हैं। इसका मतलब ये आंसर तो सही है। तो हमारा आंसर कौन कौन सा सही हो गया बेटा? 1 and 3। अब देख लेते हैं हमारे कौन से ऑप्शन में फर्स्ट 1 and 3 आ रहा है। ऑप्शन नंबर पहला ही ए में ही है, 1 and 3। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं कि क्यों होता है ऐसा, ऑल्दो यहाँ नहीं है बट मैं आपको बता देती हूँ, कभी आपको कुछ कहीं पर देखे तो एक केमिकल होता है जिससे हम बोलते हैं फेरोमोन्स, ठीक है। तो चींटियाँ क्या करती हैं, वो फेरोमोन्स को सीक्रेट करती हुई जाती हैं, ठीक है। उसके पीछे पीछे बाकी चींटियों को सिग्नल्स मिलते हैं कि हमें इसी तरीके से आगे यहीं पर जाना है। इसलिए अब देखिए, पहले एक चींटी आएगी, वो शक्कर का दाना उसको मिल गया, फिर उसके बाद बहुत सारी चींटी पीछे 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 आ जाती है। क्यों आती है? बिकॉज दे रिलीज दी हार्मोन विच इज नोन एज दी फेरोमोन्स, केमिकल। तो उससे सिग्नलिंग लेके एक के पीछे एक चींटी आती रहती है, ठीक है जी। सो आंसर ए। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, कितने सही हुए वो आप देख के बताइएगा। अभी यहाँ पर कॉलम है तो मैचिंग करनी है हमको, है ना। तो देख लेते हैं क्या क्या पूछा हुआ है। पहला है टंग, दूसरा है स्टमक, तीसरा है स्मॉल इंटेस्टाइन और चौथा है टीथ। मतलब कुछ खाने पीने से रिलेटेड या कुछ आइडेंटिफाई करना या डाइजेशन करना, ऐसा कुछ इसके ऑप्शंस में सामने होना चाहिए। देखते हैं कॉलम बी में क्या है। अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, हेल्प इन च्यूइंग एंड टेस्टिंग, डाइजेशन फूड विद एसिड्स, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, ठीक है। अब किस किस ऑर्गन का क्या क्या काम है, अगर हमको वो पता है तो हम क्वेश्चन के आंसर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहला क्या है? पहला है बेटा हमारे पास टंग है। तो टंग क्या करती है ना, टेस्ट करती है। सबसे पहले तो हम यही देख सकते हैं, तो टेस्टिंग खोज लेते हैं कहाँ पर है। अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, हेल्प इन च्यूइंग एंड टेस्ट, है ना, कैसा आ रहा है टेस्ट। तो च्यूइंग में कैसे हेल्प करती है? क्योंकि मिक्सिंग कराने में हेल्प करती है। आप जब खाना खाते हैं ना, च्यूइंग करते हैं, तो फूड को मूव कराने में, उसको पीछे इसोफेगस में भेजने के लिए हमको टंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा, ठीक है। पहले का क्या हो गया? बी, ठीक। अब दूसरा देख लेते हैं क्या है। दूसरा है हमारे पास में स्टमक। स्टमक क्या करेगा? जब खाना वहाँ पहुँच जाएगा तो वहाँ क्या होगा बेटा? वहाँ पे होगा डाइजेशन। क्या होता है? डाइजेशन। अब जब डाइजेशन हो रहा है, जिससे स्टमक क्या करता है? मिक्स करने के लिए चर्निंग करेगा, HCl का सीक्रेशन करता है, एंजाइम का सीक्रेशन करता है।
तो क्या कर रहा है वो, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो मतलब ये वाला ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया ना यहाँ से। अब हमारे पास बचते हैं 3, A, C और D। अब्सॉर्ब न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट, डाइजेस्ट फूड विद एसिड। देखो मैंने आपको क्या बताया अभी, क्या कर रहा है वो, सीक्रीशन कर रहा है। किसका सीक्रीशन करता है वो बेटा, HCl का सीक्रीशन करता है ना, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाए, एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाए। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसके साथ में, सी। क्या होगा बेटा, सी। तो पहले का हो गया बी और दूसरे का हो गया सी, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब हम आ जाते हैं तीसरे पे। तीसरा क्या कर रहा है, देखते हैं भाई तीसरा क्या बोल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, जब फूड डाइजेस्ट होके स्टमक से अंदर जाता है, इंटेस्टाइन की तरफ जाता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर बेटा होता है अब्जॉर्प्शन। क्या होगा, जो भी आपने खाया उस खाना खाने के बाद उससे जो न्यूट्रिएंट आ रहे हैं, दैट न्यूट्रिएंट आर अब्जॉर्ब्ड इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, कहाँ पर होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। वहाँ पे एक विली लाइक स्ट्रक्चर होता है, विच इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कहाँ पे, तो हाँ भाई ये तो सबसे पहले ही आ गया, पहला वाला, अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट। ठीक है बेटा, तो अब तो लास्ट बचा पढ़ ले तो बहुत अच्छी बात है, आता है और नहीं आता है तो उसका आंसर तो वही होने वाला है, टीथ, है ना। ये क्या करते हैं, ब्रेक फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। ठीक है, तो फोर्थ का क्या हो गया बेटा, डी, है ना। अब हमारा आंसर क्या हुआ, B, C, A, D। देख लेते हैं B, C, A, D कहाँ पर है, B, C, A, D। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, C सही हो गया इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आप पेयरिंग कर रहे हैं तो आप पेयरिंग करके देख लीजिए कि कॉलम A को कॉलम B से मैच करना है तो क्या क्या दिया हुआ है और आगे उससे रिलेटेड उसके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस थे बायोलॉजी के। आपने देखे कितने सही हुए हैं, बाकी भी आप चेक कीजिएगा सोल्यूशन से कितने ठीक हैं। देन यू विल नो अबाउट योर सेल्फ कि आप कैसे पढ़ रहे हैं और आपको उसके कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। थैंक यू।